हेलो, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू नित्य एग्जाम पॉइंटर। आज है दोस्तों 13 जुलाई और आज हम लोग 13 जुलाई के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स पर चर्चा करेंगे। दोस्तों इस सेशन का पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है। दोस्तों उसको आप फॉलो करिए और हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करिए और डेली करंट अफेयर्स का पीडीएफ आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। दोस्तों तो आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन जो है कि अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी का उपयोग करके सरकारी भूखंडों में परिवर्तन की निगरानी के लिए BLUIF प्रणाली किसने शुरू की है? तो वो शुरू की है दोस्तों नवीन पटनायक ने। नवीन पटनायक कौन है दोस्तों? आप जानते हैं उड़ीसा के मुख्यमंत्री हैं। दोस्तों भूरेश्वर भूमि उपयोग खुफिया प्रणाली नवीन पटनायक द्वारा शुरू की गई है। उड़ीसा एक सर्जक राज्य है जो पहली बार सभी सरकारी भूखंडों में परिवर्तन की निगरानी करने और उन्हें अतिक्रमण से बचाने के लिए अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी का उपयोग करेगा। BLUIF एक मोबाइल आधारित ऐप है जो भुवनेश्वर नगर निगम में अवैध सार्वजनिक भूमि अतिक्रमण को ट्रैक कर सकता है। दोस्तों तो उड़ीसा सरकार ने बेहतर सार्वजनिक सेवा वितरण सुनिश्चित करने के लिए ई-अतिथि, ई-भवन, HRMS मोबाइल ऐप और LMS 2.0, ORTPSA और ई-प्रवेश जैसे अनुप्रयोगों को भी लॉन्च किया है। ठीक है, तो अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी का उपयोग करके सरकारी भूखंडों में परिवर्तन की निगरानी के लिए BLUIF प्रणाली किसने शुरू की है? तो उड़ीसा सरकार ने शुरू की है। उड़ीसा सरकार के मुख्यमंत्री कौन है दोस्तों? तो वो है नवीन पटनायक। अगर मैप पे दिखाएं आपको दोस्तों तो ये जो दिख रही है ये है उड़ीसा। ये जो नदी दिख रही है दोस्तों ये है महानदी। उड़ीसा की राजधानी क्या है दोस्तों? भुवनेश्वर है। ठीक है, चलिए यहाँ पर एक चीज़ जो दिख रही है मैं हमेशा अपने करंट अफेयर्स में बताता रहता हूँ, ये है चिल्का झील। ठीक है, क्या है? चिल्का झील। ये क्या है दोस्तों? एक प्रकार का लैगून झील है। ठीक है, लैगून झील। चलिए नेक्स्ट देखेंगे योटा NM फर्स्ट। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। योटा NM फर्स्ट जो एशिया का सबसे बड़ा और दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा क्या है? तो वो है दोस्तों डेटा सेंटर। योटा NM फर्स्ट तो एशिया के सबसे बड़े प्रमाणित Tier 4 डेटा सेंटर का वर्चुअल उद्घाटन किया गया है। योटा NM फर्स्ट डेटा सेंटर बिल्डिंग भारत में सबसे बड़ा Tier 4 डेटा सेंटर है। इसे दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा डेटा सेंटर होने का भी दावा किया जा रहा है। यह सेंटर नवी मुंबई के परमेल क्षेत्र में हीरानंदानी फॉर्च्यून सिटी के अंदर स्थित है। दोस्तों इसे योटा NM फर्स्ट नाम दिया गया है। इसका उद्घाटन महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे और केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री हैं दोस्तों को रविशंकर प्रसाद की उपस्थिति में किया गया था। योटा इंफ्रास्ट्रक्चर द्वारा पनवेल डेटा सेंटर पार्क में कुल 5 डेटा सेंटर बिल्डिंग विकसित किए जाएंगे। ठीक है, और NM फर्स्ट 5 ऐसी इमारत में से क्या है? पहली है। ठीक है, तो डेटा सेंटर क्या होता है दोस्तों? जैसे कि कोई भी सोशल साइट्स है या कोई भी चीज़ें हैं तो जो भी हम चीज़ें वहाँ प्रोफाइल बनाते हैं, अपलोड करते हैं, कुछ भी करते हैं तो वहाँ पे क्या होता है? डेटा कलेक्ट होता है। ठीक है, तो वो डेटा कहाँ पे कलेक्ट होगा उसी को हम बोलते हैं डेटा सेंटर। तो अभी तक जो डेटा सेंटर होते थे दोस्तों वो भारत के बाहर होते थे, विदेशी कंपनियों में होते थे, जो कि सिक्योरिटी के लिहाज से क्या होते थे? अच्छे नहीं होते थे। अब भारत का अपना डेटा सेंटर होगा तो जो भी यहाँ के इंडिया के लोगों की डाटा कलेक्ट होगी वो कहाँ कलेक्ट होगी? वो इंडिया में बने डाटा सेंटर में ही कलेक्ट होगी। तो इससे सिक्योरिटी का खतरा क्या होगा दोस्तों? बहुत कम होगा। ठीक है, तो ये बहुत अच्छी बात है। चलिए ये अब महाराष्ट्र देखना चाहें तो ये मैप पे दोस्तों महाराष्ट्र आपका ऐसा है। इसकी राजधानी महाराष्ट्र की क्या है? मुंबई है, जिसे कि हम आर्थिक नगरी भी कहते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन CFF-AIF के बारे में सत्य है दोस्तों? तो ये क्या है? 1 लाख करोड़ ऋण के रूप में दिया जाएगा। तो नई केंद्रीय क्षेत्र योजना कृषि अवसंरचना निधि को
केंद्रीय मंत्रिमंडल की मंजूरी मिल गई है और इसे पूरे देश में लागू किया जाएगा। इस योजना के तहत एक लंबी अवधि और मध्यम अवधि के ऋण वित्त पोषण की सुविधा सरकार द्वारा व्यवहार परियोजनाओं में निवेश के लिए प्रदान की जाएगी। परियोजनाओं में सामुदायिक खेती की परिसंपत्तियां और फसल कटाई के बाद इंफ्रास्ट्रक्चर भी शामिल होगा, जिसमें वित्तीय सहायता ब्याज सबवेंशन के माध्यम से इस सुविधा को बढ़ाया जाएगा। बैंक और वित्तीय संस्थान इस योजना के तहत केंद्रीय और राज्य एजेंसियों, किसान उत्पादक संगठनों, किसानों, विपणन सहकारी समितियों, प्राथमिक कृषि ऋण समितियों, स्वयं सहायता समूह और स्टार्टअप्स को 1 लाख करोड़ रुपए का ऋण प्रदान करेंगे। कितना? 1 लाख करोड़ रुपए का ऋण प्रदान करेंगे, किसके तहत? CSSAIF के तहत। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न जो है दोस्तों, कोरोना कवच जिसे हाल ही में सरकार द्वारा अनुमोदित किया गया है का एक प्रकार है, तो किसका प्रकार है दोस्तों? स्वास्थ्य बीमा योजना का एक प्रकार है। क्या? कोरोना कवच। कोविड-19 के बढ़ते मामलों के बीच बीमा नियामक और भारत के विकास प्राधिकरण ने स्वास्थ्य बीमा कंपनियों को स्वास्थ्य बीमा पॉलिसी कोरोना कवच लॉन्च करने की अनुमति दी है। पॉलिसी कोविड-19 के उपचार के दौरान किए गए सभी खर्चों को कवर करेगी दोस्तों। ठीक है, तो अगर आप स्वास्थ्य बीमा योजना कोरोना कवच लेते हैं तो अगर आपको कोरोना हो जाता है तो उपचार के दौरान जितने भी खर्चे आएंगे वो बीमा कंपनी कवर करेगी दोस्तों। इसे ऑनलाइन खरीदा जा सकता है, जो न्यूनतम 50,000 रुपये की बीमा राशि और अधिकतम 5 लाख रुपये में उपलब्ध होगा। कोरोना कवच लाभ 18 से 65 वर्ष की आयु तक के लिए ही उपलब्ध है। ठीक है, कितना? 18 से 65 वर्ष। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो रहा, किस भुगतान बैंक ने नाबालिग बच्चों के लिए भविष्य बचत खाता सेवा शुरू की है? किसके लिए? नाबालिग बच्चों के लिए। तो वो कौन सा भुगतान बैंक है दोस्तों? फिनो पेमेंट्स बैंक लिमिटेड। फिनो पेमेंट्स बैंक लिमिटेड भविष्य बचत खाता सेवा शुरू की है। यह बचत खाता सेवा दोस्तों 10 से 18 वर्ष की आयु के नाबालिग बच्चों के लिए शुरू की गई है। भविष्य सदस्यता आधारित बचत खाता मामूली राशि का भुगतान करके खोला जा सकता है। हाल ही में शुरू की गई नई बचत खाता योजना को बैंक द्वारा उत्तर प्रदेश, बिहार और मध्य प्रदेश में शुरू किया जाएगा। योजना का जो उद्देश्य है दोस्तों वो बच्चों को बैंकिंग के लिए तैयार करना और उनमें बचत की आदतें विकसित करना है। सुरक्षा की वजह से क्या किया जाएगा इसमें कि नाबालिग का एक मोबाइल नंबर होना चाहिए जो कि उसके माता पिता के नंबर से अलग हो। भविष्य बचत खाता को अपडेटेड जानकारी के साथ दोबारा KYC करानी होगी। ठीक है, तो फिनो पेमेंट्स बैंक लिमिटेड ने नाबालिग बच्चों के लिए भविष्य बचत खाता योजना की शुरुआत की है, जो कि 10 साल से 18 साल तक के बच्चों के लिए इसमें बचत खाता खोला जाएगा। अगला प्रश्न, राष्ट्रीय मत्स्य किसान दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो वो मनाया जाता है दोस्तों 10 जुलाई को। राष्ट्रीय मत्स्य किसान दिवस 10 जुलाई को मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र के खाद्य और कृषि संगठन की ग्लोब फिश रिपोर्ट 2019 के अनुसार भारत दुनिया में दूसरा सबसे बड़ा जलीय कृषि उत्पादक है। ये चीज़ें आपको याद रखना है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। पहला पॉइंट क्या है कि भारत दुनिया में दूसरा सबसे बड़ा जलीय कृषि उत्पादक है, ये हो गया। और दुनिया में तीसरा सबसे बड़ा मछली उत्पादक है। ठीक है, तो ये दोनों पॉइंट आपको याद रखने हैं। डॉक्टर HL चौधरी और डॉक्टर KH अलीकुन्ही के योगदान को याद करने के लिए राष्ट्रीय मत्स्य किसान दिवस को मनाया जाता है। तो ये दो प्राणी हैं, इन दोनों को भी याद करना है। क्वेश्चन आपका बन सकता है कि किसके सम्मान में या किसके याद में ये दिवस मनाया जाता है। ये दोनों वैज्ञानिक हैं जिन्होंने 10 जुलाई 2020 को मत्स्य हाइपोफिसिशन विधि से प्रेरित प्रजनन में सफलता हासिल की थी। ठीक है, तो इसीलिए डॉक्टर HL चौधरी और डॉक्टर KH अलीकुन्ही के सम्मान में या योगदान को याद करने के लिए राष्ट्रीय मत्स्य किसान दिवस कब मनाया जाता है? 10 जुलाई 2020 को। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है दोस्तों कि असीम पोर्टल किसने लॉन्च किया है? तो असीम पोर्टल लॉन्च किया है डॉक्टर महेंद्र नाथ पाठक ने। और डॉक्टर महेंद्र नाथ पाठक कौन है दोस्तों?
केंद्रीय कौशल विकास और उद्यमिता मंत्री हैं, यानी कि एमएसएमईज। आत्मनिर्भर कुशल कर्मचारी नियोक्ता मानचित्रण अफीम पोर्टल केंद्रीय कौशल विकास और उद्यमिता मंत्री डॉक्टर महेंद्र नाथ पांडे द्वारा शुरू किया गया है। यह कुशल लोगों को अस्थायी आजीविका के अवसर खोजने में मदद करेगा। इस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित प्लेटफॉर्म का उद्योग संबंधित कुशल कार्यबल प्राप्त करने और कोविड के बाद स्थितियों में उभरने नौकरी के अवसरों का पता लगाने में कार्यबल की मदद करने के लिए तैयार किया गया है। इस पहल का उद्देश्य क्या है कि कोविड महामारी के बाद समय में कुशल कार्यबल की पहचान करके कार्यबल तंत्र की दिशा में देश की प्रगति को रफ्तार देना है और कुशल कार्यबल को स्थानीय स्तर पर प्रासंगिक आजीविका के अवसरों को जोड़ना भी है। ठीक है, यानी जो कुशल कार्यबल है, ठीक है, उसको जो है सेवा में लाना है। ठीक है, चलिए, तो अफीम पोर्टल किसने लॉन्च किया है? केंद्रीय कौशल विकास और उद्यमिता मंत्री डॉक्टर महेंद्र नाथ पांडे ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, महावीर द सोल्जर हु नेवर डेड शीर्षक से एक उपन्यास नॉवेल किसके द्वारा लिखा गया है? तो वो लिखा गया है दोस्तों रूप कुमार के साथ केसरी कुमार द्वारा। ठीक है, तो महावीर द सोल्जर हु नेवर डेड शीर्षक से पुस्तक पुरस्कार विजेता लेखक A.K. श्री कुमार और उनकी पत्नी रूपा श्री कुमार ने लिखी है। यह महान सैनिक जसवंत सिंह रावत की कहानी है। तो ये आपको इतनी पॉइंट जरूर याद रखना है कि ये किसकी कहानी है। तो ये जसवंत सिंह रावत की कहानी है। पुस्तक जसवंत सिंह रावत के साहस और निस्वार्थ प्रेम के बारे में एक देशभक्ति कहानी है, जो 1962 में नोरदांग की भारत चीन लड़ाई में लड़े गए महान गढ़वाली सैनिक में से एक हैं। ठीक है, तो 1962 में जो भारत चीन के बीच लड़ाई हुई थी, उसी की थोड़ी सी इसमें कहानी है दोस्तों, महावीर द सोल्जर हु नेवर डेड, और महान सैनिक जसवंत सिंह रावत की इसमें कहानी दी गई है। ठीक है, चलिए, अगला प्रश्न है दोस्तों कि सभी सुरक्षा बग्स को हटाने के बाद गूगल प्लस को आप लोग जानते होंगे के रूप में नया नाम दिया गया है। यानी सभी बग्स को हटा करके गूगल प्लस का नया नाम करके उसे फिर से लॉन्च किया गया है दोस्तों। तो अब उसका नाम क्या हो गया है? गूगल करेंट। ठीक है, गूगल करेंट। तो गूगल ने आधिकारिक तौर पर गूगल प्लस को गूगल करेंट्स के रूप में पुनः प्रस्तुत किया है। गूगल वर्तमान में केवल जी सूट ग्राहकों के लिए उपलब्ध है। गूगल प्लस गूगल इंक द्वारा विकसित एक सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट है, जो लोगों को उनके सहयोगियों, दस्तावेज विनिमय के साथ जोड़ने और उन लोगों के साथ बातचीत करने में मददगार थी जिनकी समान रुचि है। गूगल प्लस आधिकारिक तौर पर दोस्तों 2019 में कुछ सुरक्षा बग के मुद्दों के कारण उपयोगकर्ताओं के लिए बंद कर दिया गया था। केवल इंटरप्राइज ग्राहक ही सोशल नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म तक पहुँचने में सक्षम थे। चलिए, पिछला प्रश्न पूछा गया था दोस्तों ये कि किस देश ने सफलतापूर्वक अपना खुफिया उपग्रह OPEX-16 लॉन्च किया है दोस्तों? तो वो है इजराइल। इजराइल ने दोस्तों इजराइल के पश्चिम एयरबेस से अपने खुफिया उपग्रह OPEX-16 को लो अर्थ ऑर्बिट, यानी कि जिसे हम LEO बोलते हैं, में सफलतापूर्वक लॉन्च किया है। OPEX-16 श्रृंखला का 12वां उपग्रह है और इसे रॉकेट 5.2 के पेलोड के रूप में लॉन्च किया गया था। OPEX श्रृंखला के उपग्रह मुख्य रूप से सीमाओं के आसपास दुश्मन की गतिविधियों की निगरानी के लिए उपयोग किए जाते हैं। इस उपग्रह को दुश्मन पर विशेष रूप से ईरान के सशस्त्र बल और उसके परमाणु कार्यक्रम पर नज़र रखने के लिए बनाया गया है। ठीक है, विशेष रूप से ईरान के सशस्त्र बल और उसके परमाणु कार्यक्रम पर नज़र रखने के लिए बनाया गया है, और सीमाओं के आसपास जो दुश्मन की गतिविधियां हैं उसकी निगरानी में भी इसका प्रयोग किया जाएगा। ठीक है, तो एग्ज़ाम में आता है OPEX-16 किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो वो इजराइल के द्वारा लॉन्च किया गया है दोस्तों। अगला प्रश्न जो दोस्तों आपके लिए है कि किस राज्य सरकार ने जीवन शक्ति योजना शुरू की है? जीवन शक्ति योजना,
तो इसका आंसर दोस्तों आपको देना है, और इसका आंसर दोस्तों आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। हमें आपके आंसर की बेसब्री से प्रतीक्षा रहती है दोस्तों। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव ए गुड डे। डेली करंट अफेयर्स देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। PDF डाउनलोड करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए टेलीग्राम चैनल के लिंक को फॉलो कीजिए दोस्तों, और इसका PDF डाउनलोड करके अच्छी तरीके से आप पढ़ सकते हैं और एक अच्छा खासा नोट्स बना सकते हैं दोस्तों, जो कि आपके फ्यूचर में काम आने वाला है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय हिंद, जय भारत।